everyone, welcome back to the channel of Ideal Public School and it's me सृष्टि चौबे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर ली थी। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग वायरस के बारे में एंड यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का ये वीडियो सेशन। तो आज के हमारे इस वीडियो सेशन का पहला टॉपिक है वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस, इससे पहले हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वायरस क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। जनरली बैक्टीरिया को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, बट वायरस इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही हम किसको देख सकते हैं? वायरस को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप एंड बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कैन सी द वायरस। वायरस को हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। अब देखिए, जो वायरस होते हैं ये जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो जाते। मतलब एक वायरस अंदर आएगा तो तुरंत ढेर सारे नहीं हो जाएंगे। ये कैसे अटैक करते हैं? देखिए क्या होता है कि जब वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो सबसे पहले वो किसी एक सेल को अपना होस्ट बनाएगा। वो किसी एक सेल को क्या बनाएगा? अपना होस्ट बनाएगा। होस्ट मतलब क्या होता है? घर, ठीक है। तो किसी सेल को अपना होस्ट बनाएगा, देन वो वहां से अपने आप को क्या करेगा? मल्टीपल करेगा, ठीक है। देन वहां से वायरस हमारी बॉडी में मल्टीपल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो किसी एक सेल को अपना होस्ट बना लेगा, देन वो पूरी बॉडी में वायरस क्या होने लगेंगे? मल्टीपल होने लगेंगे, मल्टीप्लाई होने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वायरस क्या करता है? बॉडी पर अटैक करता है। ये जो वायरस होता है इससे जनरली जो डिजीज होती है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है। मतलब जनरली जो बैक्टीरिया से डिजीज होती थी, मैंने आपको बताया ही था कि ये जो डिजीजेस होती थी ये क्या होती थी? कम टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मैक्सिमम 14 डेज, 15 डेज या 1 मंथ या फिर 1 वीक। बट वायरस से जो डिजीजेस होती हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे 1 ईयर 2 ईयर या फिर काफ़ी टाइम भी लग जाता है। बट ये लॉन्ग टाइम डिजीजेस होती है, ठीक है। जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सभी बीमारियां तो तुरंत ठीक हो नहीं ना जाती है। स्टेजेस वाइज ये क्या होती है? बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये जो वायरस होता है इससे जो डिजीजेस होती हैं ये लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वायरस की। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स भी होते हैं, फो भी होते हैं। जब वो यूजफुल होंगे देन वो फ्रेंड है, एंड जब वो हार्मफुल होंगे तो वो फो है, मीन्स हमारे दुश्मन है। तो हम यहाँ यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानेंगे पहले कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो आइए जानते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या क्या यूज है। पहले हम जानेंगे कमर्शियल यूज। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत फील्ड में यूज है, जैसे कमर्शियली भी हम इसका यूज कर सकते हैं, मेडिसिन की फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है, एंड सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो लगभग हर फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है। अगर हम कमर्शियल फील्ड में बात करें, कमर्शियली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज करेंगे, कमर्शियल यूज कैसे करेंगे, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल या वाइन बनाने में अल्कोहल और वाइन कैसे बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनता है। जो ईस्ट होता है, जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसी के जरिए अल्कोहल या वाइन को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अंडरस्टैंड? बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ये जो ईस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम ईस्ट के जरिए अल्कोहल और वाइन को बनाते हैं, एंड अल्कोहल और वाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही बनती है। तो फर्मेंटेशन, जैसा मैंने बोला, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, मतलब
जो शुगर का कन्वर्जन होता है अल्कोहल में, उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और ये किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा। तो यहाँ हमने कमर्शियल यूज कर लिया, कैसे, अल्कोहल और वाइन का मैन्युफैक्चर किसके द्वारा हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ईस्ट के द्वारा। तो ये था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मेडिसिनल यूज में हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिनल यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम कैसे यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल यूज, जो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं वो भी किसकी बनती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बनती हैं। जैसे आप लोग सुने हो ना, लोहे को लोहा ही काटता है, जहर को जहर ही काटता है, वैसे ही बैक्टीरिया को भी उसका बैक्टीरिया ही मारता है, ठीक है, उसी का बैक्टीरिया ही मारता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक वायरस का एक एंटीटोड होता है, उसी तरह हर एक बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जाती है। जैसे कुछ ईचिंग की प्रॉब्लम होती है जिसे हम फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, खुजली दाग जो होती है वो फंगल इन्फेक्शन होती है, तो उस पर जो हम क्रीम लगाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंगी और बैक्टीरिया की ही बनाई जाती है उस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो कहने का मतलब बैक्टीरिया को, डिफरेंट बैक्टीरिया को मारने के लिए उन्हीं के बैक्टीरिया से ही क्या करी जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। इस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज भी करते हैं। ओके, और एक और बात, मैंने आपको ये जो फर्मेंटेशन बताया था, इसका सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था, लुईस पास्चर ने। फर्मेंटेशन को सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था, लुईस पास्चर ने। ओके, तो ये था मेडिसिनल यूज एंटीबायोटिक, मैंने आपको बता दिया। ओके, और ये जो एंटीबायोटिक होता है इसमें सबसे पहली बार इसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इनका नाम सबसे ज्यादा आता है एंटीबायोटिक में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये था मेडिसिनल यूज। अब हम एक बात करेंगे वैक्सीन की, ठीक है। अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी वैक्सीन, ठीक है। तो ये वैक्सीन क्या होता है, देखिए, जब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारी बॉडी क्या बनाने लगती है, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करने लगती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है, ताकि वो उस बैक्टीरिया से क्या कर सके, लड़ सके। तो ये जो वैक्सीन होता है जिसको हम लोग टीकाकरण कहते हैं, अक्सर आप लोग बचपन में देखे होंगे, पोलियो पिलाया जाता, पोलियो की वैक्सीन करवाई जाती थी, ताकि वो उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हो उनसे हमारी बॉडी क्या कर सके, लड़ सके। तो ये जो वैक्सीन होता है, टीकाकरण होता है, ये किस लिए लगवाया जाता है, ताकि जो वैक्सीन जिस लिए लगाई गई है वो उस डिजीजेस से क्या कर सके, लड़ सके। ये वैक्सीन हमारी बॉडी को इसलिए दी जाती है ताकि हमारी बॉडी तेजी से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे और जो बैक्टीरिया है उनसे वो क्या कर सके, लड़ सके, फाइट कर सके और हमारी बॉडी सेफ रहे। तो ये वैक्सीन इसलिए बनाई गई थी। और वैक्सीन सबसे पहली बार किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। सबसे पहली बार वैक्सीन किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। इन्होंने सबसे पहली बार वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, जो चेचक होता है, छोटा चेचक, ठीक है, जिसको चेचक बोलते हैं, उसके लिए इन्होंने सबसे पहली बार वैक्सीन डिस्कवर्ड किया था, किन्होंने, एडवर्ड जेनर ने। अंडरस्टैंड। तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज, कमर्शियल यूज, मेडिसिनल यूज एंड वैक्सीन कैसे बनती है, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन जब हमारी बॉडी में लगाई जाती है तो ये क्या करती हैं, जो जिस बीमारी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है, जिस बीमारी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, तो वैक्सीन जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट होती है तो उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में ढेर सारी एंटीबॉडीज क्या हो जाती है, बन जाती है। फिर जब वो बीमारी अगर हमारी बॉडी में एंटर करती है या उस बीमारी से रिलेटेड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो वो जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है वैक्सीन के थ्रू, वो उस बैक्टीरिया को या वो उस डिजीज को क्या कर देंगी, मार देगी। तो इस तरीके से वैक्सीन के जरिए हम अपनी बॉडी को सेफ रखते हैं। ओके, ये था। अब देखिए एक और फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, जैसे इंक्रीजिंग इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान, बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही होता है। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे जो पौधे होते हैं, ठीक है,
वो पौधों की जड़ें किसमें लगी होती है? मिट्टियों में। तो मिट्टी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या मौजूद होते हैं? बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वो बैक्टीरिया पौधों के जो रूट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले करके किसका प्रोसेस करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है? बनी रहती है। याद रखिएगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पौधों की रूट में, मिट्टी में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। एंड नाइट्रोजन भी पौधों के लिए काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। CO2 तो होता ही है, बट नाइट्रोजन भी होता है। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए ये नाइट्रोजन लेते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करते हैं, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये सभी थे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले आते हैं हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से आते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमारियां देते हैं। ठीक है, और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें डिजीजेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पैथोजन कहलाती हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू वो डिजीज फैलाती है उसे हम क्या कहेंगे? कैरियर्स कहेंगे। ठीक है, मतलब जिसके थ्रू वो हमें डिजीज फैलाएंगी, जो वो डिजीज कैरी करके हमारी बॉडी को देगा, उसे हम क्या कहेंगे? कैरियर्स कहेंगे। देखिए, डिजीज होती हैं दो टाइप्स की। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे कि डिजीज को मेनली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट तो है कम्युनिकेबल डिजीज एंड सेकंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि ऐसी डिजीज जो कांटेक्ट में आने से क्या होती है? फैलती है। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम हो गया, जनरली छींकने पर विदाउट हैंकरशिप या बिना हाथ रखे उसके जो जब हम छींकते हैं तो एयर में वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट हो जाते हैं, और फिर वो सामने वाले की बॉडी पर क्या कर जाते हैं? अटैक कर जाते हैं। तो ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाय कांटेक्ट से होते हैं उन्हें हम ऐसे डिजीजेज जो बाय कांटेक्ट होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। एंड ऐसी डिजीजेज जो बाय कांटेक्ट नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो डिजीज ऐसे दो पार्ट्स में क्लासीफाई की गई है। एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन, और जिससे डिजीज हमारी बॉडी में पहुंचती है वो कैरियर। जैसे कैरियर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है मस्कीटो का। ये जो मस्कीटो होता है, डेंगू जो हमें होता है, डेंगू मलेरिया, ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में किसके थ्रू पहुंचती है? मस्कीटो के थ्रू पहुंचती है। तो मस्कीटो एक तरीके का क्या हो गया? कैरियर हो गया। समझ में आया? जो डिजीज कैरी करके हमारी बॉडी तक लाए उसे हम कैरियर बोलेंगे। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे हमें बीमारी होती है उसे हम पैथोजन बोलेंगे। तो ये पहला हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। अब सेकंड हम बात करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग भी करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेस फूड पॉइजनिंग, कुछ से हमें क्या होती है? फूड पॉइजनिंग होती है। अब ये फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है उस पर जो माइक्रोब्स या जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? अटैक कर देते हैं। जनरली गर्मी में आप लोगों ने देखा हो कोई फूड मटेरियल है स्पाइसी टाइप का या फिर, तो वो क्या होता है? दोपहर तक गर्म थोड़ी देर रखो तो वो काफी देर बाद वो क्या करने लगता है? स्मेल करने लगता है, वो खराब हो जाता है। कहते हैं भोजन, ये फूड क्या हो गया? सड़ गया है। तो कहने का मतलब वही होता है फूड पॉइजनिंग, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया ने क्या कर दिया है? अटैक कर दिया है। दैट इज फूड पॉइजनिंग। कि जब किसी फूड मटेरियल पर बैक्टीरिया अटैक कर जाए या बैक्टीरिया ग्रोन कर जाए एट अ बैक्टीरिया के फेवरेबल टेम्परेचर पे, मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं? किसी एक टेम्परेचर पर ही फूड पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। या तो ज्यादा हॉट टेम्परेचर होता, ठीक है,
अक्सर कोल्ड क्लाइमेट में बैक्टीरिया उतने असरदार नहीं होते, ठीक है। तो जब कोई भी बैक्टीरिया फूड पर अटैक करे तो वो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगा। तो अब ये तो हो गया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फूड पॉइजनिंग जान लिया तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड भी जानना जरूरी होता है कि आखिर हम कैसे फूड को प्रिजर्व करेंगे, यानी भोजन को कैसे बचाएंगे। तो देखिए बहुत सारे मेथड्स है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के, तो आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड टू प्रिजर्व द फूड। अब देखिए हम लोग फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, देखिए बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं, केमिकल मेथड भी यूज करते हैं और जनरली हम लोग घर पर भी ऐसे बहुत सारे मेथड यूज करते हैं जिससे हम लोग फूड को प्रिजर्व कर पाए। केमिकल मेथड में जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर पर कभी कभी पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह आते हैं तो उस पर मम्मी लोग क्या करती है, एक्स्ट्रा ऑयल भी डाल देती है ताकि वो जो पिकल है वो क्या रहे, सेफ रहे, बाहर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो उस पर क्या अटैक ना कर पाए। तो ये जो ऑयल ऐड करना हुआ पिकल में, ये एक तरीके का केमिकल मेथड हुआ जिससे हम अपने पिकल्स को क्या रख पाए, प्रिजर्व कर पाए, ठीक है। दूसरा मेथड आता है कैनिंग का। कैनिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी भी फूड मटेरियल को एक कैन में कस करके टाइट करके क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे बाहर का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर पाए। एक एयर टाइट कंटेनर में उसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये मेथड कहला गया कैनिंग। थर्ड मेथड आता है हमारा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करने का मतलब कि किसी भी फूड मटेरियल को जब हम लोग फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो जब हम किसी भी फूड मटेरियल को फ्रिज में स्टोर कर देते हैं तो वहाँ पर वो बाहर का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड मटेरियल पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी फूड मटेरियल को काफ़ी ज़्यादा बॉयल कर देंगे या हीट कर देंगे जिससे कि कोई भी बैक्टीरिया उस पर फूड मटेरियल पर अटैक ना कर पाए। जैसे मिल्क हो गया, दूध, उसमें क्या होता है कि अक्सर आपकी मम्मी ने आपको कहा होगा कि दूध को बॉयल कर दो वरना वो खराब हो जाएगा, ठीक है, बाहर के बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देंगे। तो ऐसा, तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दूध को बॉयल कर देते हैं, हीट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर पाए और हमारा मिल्क प्रिजर्व रहे। बट आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जो पैकेट का मिल्क होता है वो आखिर क्यों खराब नहीं होता? वो तो बहुत पहले से ही उसको बंद करके रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है, देखिए इस मेथड को, जिस मेथड के थ्रू हम पैकेट्स में मिल्क को बचा करके रखते हैं सेफ, उस मेथड को कहा जाता है पास्चराइजेशन, ठीक है। पास्चराइजेशन मेथड से हम मिल्क को क्या कर सकते हैं, पैकेट में लॉन्ग टाइम के लिए सेफ रख सकते हैं। और इस मेथड का सबसे पहले किसने दिया था, इस मेथड को किसने दिया था, पास्चराइजेशन। ये किसके नाम पर है, लुईस पास्चर के नाम पे है, ठीक है। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन मेथड दिया था जिससे हम लोग मिल्क को लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस मेथड के द्वारा, पास्चराइजेशन मेथड के द्वारा। और ये मेथड किसने दिया था, लुईस पास्चर ने दिया था। इस मेथड में होता क्या है कि जो मिल्क होता है उसे हम लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 30 सेकेंड तक उसे क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। किससे, मिल्क को। बॉयल करने के बाद फिर हम उसे सडनली क्या कर देते हैं, फ्रिज में स्टोर करके उसे चिल्ड होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। फिर जब वो मिल्क जिसे हमने 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड तक बॉयल किया, जब वो चिल हो जाए फिर हम उसे पैकेट में स्टोर कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिल्क पर अटैक नहीं कर पाते और हमारा मिल्क लॉन्ग टाइम के लिए पैकेट में क्या रहता है, सेफ रहता है। और ये सब कुछ किस मेथड के द्वारा होता है, पास्चराइजेशन मेथड के द्वारा। एंड ये मेथड किसने दिया था, लुईस पास्चर ने, ओके। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो प्रोसेस होता है ये बैक्टीरियाज द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, देखिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में नीचे
सॉइल के नीचे जो रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं उसमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन, जितने भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रहते हैं या फिर सॉइल में प्रेजेंट जितना भी नाइट्रोजन होता है वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में उन्होंने कन्वर्ट किया, ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में उन्होंने नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया, ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है और इससे प्लांट अपने आप को क्या करता है, यूटिलाइज भी करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का, इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बाय किसके द्वारा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रोजन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड इसी प्रोसेस के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है एंड प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, तो इसके बारे में भी हम नॉलेज लेंगे। देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, लगभग 78%। आप सोचते होंगे हमेशा यही क्यों बोला जाता है, ये कभी कम नहीं होता? नहीं, ये बिल्कुल कम नहीं होता। ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ये आपको यही बताएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कैसे बैलेंस रहता है हमेशा। तो ध्यान से सुनिए, देखिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि जो प्लांट्स में जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं या जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेकर के या सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसे वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के थ्रू प्लांट अपने आप को यूटिलाइज करता है। फिर वो जो प्लांट प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के थ्रू अपने आप को यूटिलाइज किया, उसके बाद जो प्लांट फीडिंग जितने भी एनिमल होते हैं जो प्लांट खाते हैं वो उस प्लांट को क्या करेंगे, खाएंगे। उसके बाद वो इस प्रोटीन को अपनी बॉडी में लेंगे। उसके बाद जब वो एनिमल्स मरते हैं, मरने के बाद क्या होता है कि जब उनकी बॉडी पर फंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी जब उगती हैं तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन वेस्ट को, वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसे वापस से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। फिर से वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे प्लांट दोबारा से क्या करते हैं, यूज करते हैं और एटमॉस्फेयर में हमेशा नाइट्रोजन बैलेंस रहता है। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें एटमॉस्फेयर के जितने भी नाइट्रोजन थे या सॉइल में मौजूद जो नाइट्रोजन था उसे बैक्टीरिया क्या करते थे, नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते थे बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए नाइट्रोजन से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर देते थे। कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज हुआ है, प्लांट इससे अपने आप को क्या करते थे, यूटिलाइज करते थे, प्लांट इससे अपना न्यूट्रिशन लेते थे। उसके बाद जो प्लांट्स, जो ऐसे एनिमल थे जो प्लांट्स को खाते हैं, अब प्लांट्स में तो वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट है, फिर जब वही चीज एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स खाते हैं तो वो प्रोटीन फिर एनिमल्स और ह्यूमन बींग में चला गया। फिर जब वो मरते हैं, फिर जब वो उस पे जो फंगी ग्रोन आउट होती है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वापिस से उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट से क्या कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ताकि पौधे उसे दोबारा से क्या कर सके, यूज कर सके और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एकदम बैलेंस रहे। दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, जिसमें हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डीप स्टडी करी, हार्मफुल, यूजफुल, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को
रिवाइज करते रहिए। इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट कमेंट अस, वी विल गिव योर आंसर 100% श्योर। बट अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।